लर्निंग टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। सबसे पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका समझ में आना मतलब आपके बाकी टॉपिक भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अधिगम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत अच्छे से इसको आपको कवर करना है। एक एक पॉइंट पे अपन काम करेंगे, एक शब्द पे अपन काम करेंगे। और यहां से प्रश्न आते हैं, यदि भी हम पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ में हमें ये भी चीज माइंडसेट बना के चलना है कि सर हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनुपयोगी भी होती हैं। मान के चलिए, आप चाहे क्लास की बात करें, चाहे आप किताब की बात करें, कहीं भी हर चीज काम की नहीं होती है। तो दिमाग में भी रखना है कि अवांछित चीजें कौन सी होती हैं, मुझे क्या नहीं करना है भी पता होना चाहिए और मुझे क्या करना है ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? अधिगम। व्यवहार में होने वाला हर परिवर्तन अधिगम नहीं है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। जो चीज आप कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे, वास्तव में उसको अपन अधिगम बोलेंगे। समझ गए ना आप? मैं क्लास के रूप में भी कहूंगा कि क्लास आपने ले ली और मेरे से जो चीज सीख के गए ना, मैं 100% कह रहा हूं दोबारा क्लास लेनी नहीं पड़ेगी आपको। अन्यथा आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं दोबारा था दूसरा बैच ज्वाइन करना चाह रहा हूं। रियल में आप उस समय क्लास में थे नहीं, आपने लर्न नहीं किया। लर्निंग का मतलब यही है कि आप कभी उस चीज को भूलेंगे लाइफ टाइम में नहीं भूलोगे। आप एग्जाम हॉल तक भी जाओगे तो एक एक बात, मेरा एक एक शब्द आपके याद आएगा कि सर ने क्लास में इस समय ये चीज बात कही थी। तो व्यवहार में होने वाला वांछित, अपेक्षित, स्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होता है, क्या कहलाता है? अधिगम। व्यवहार में होने वाला वांछित, अपेक्षित, स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला वांछित, अपेक्षित, स्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा होता है। व्यवहार में होने वाला वांछित, अपेक्षित, स्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा होता है। ये लाइन पहली लाइन है जो आपको याद रखनी है। कैसा भी प्रश्न आ जाए आपके दिमाग में ये लाइन होनी चाहिए। मान लो इससे ये पूरी लाइन नहीं है तो इससे जो छोटी वाली है वो कर देना, बट आपको ये चीज समझ बनानी पड़ेगी कि ज्यादा बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ये तो हर जगह समझ बनाते चलो आप कि यार ये नहीं हो तो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो तो ये भी मुझे करना है, ये नहीं होगा तो मुझे इस पे जाना है। ये समझ डेवलप करनी है साइकोलॉजी में। उसके बाद मैंने दूसरी चीज आपको ये समझाई कि अधिगम क्या नहीं है। तो सिंपल सी लाइन याद रखना, अधिगम क्या नहीं है? शारीरिक बीमारी की वजह से कोई परिवर्तन हो गया आपके अंतर्गत, वो अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं है। कोई रोग हो गया आपके, उससे जो आपका व्यवहार अचानक से बदला, उसको अपन लर्निंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अस्थायी है। थोड़ी देर बाद में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आपके माइग्रेन होता है तो आपका व्यवहार बहुत अलग हो जाता है, अचानक से बदल जाता है। लेकिन जैसे आपका माइग्रेन खत्म हुआ तो आपका व्यवहार वापस चेंज हो जाता है। परिपक्वता को मैं आगे समझाऊंगा आज की क्लास में, आज जो कल की क्लास होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परिपक्वता अधिगम का अनिवार्य कारक है। बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं होता है, लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन को अधिगम की श्रेणी में अपन शामिल नहीं करते। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, मूल प्रवृत्तियां ये जन्मजात होती हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं इनको। इनसे जो भी चेंज आपके व्यवहार में होंगे उनको अपन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। ये इतनी सी बात याद रखना। बाकी जो भी परिवर्तन होते हैं वो अधिगम है। तो बीमारी की वजह से होने वाला परिवर्तन, परिपक्वता की वजह से होने वाला परिवर्तन और मूल प्रवृत्ति की वजह से होने वाले परिवर्तन को हम अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। ये मैंने कल आपको क्लास में समझाया था। इसके साथ अर्थ पूरा हो गया। यद्यपि ये बेसिक सी बात 2 लाइनों में बताई, लेकिन अर्थ पूरा हुआ नहीं है। जब अधिगम की मैं प्रकृति, विशेषता और प्रभावित करने वाले कारक पूरे आपको समझाऊंगा, तब आप खुद फील करोगे कि सर मुझे अधिगम का मतलब समझ में आ गया। अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने आपको, एक साधारण सी बात बताई। अधिगम का मतलब ये होता है व्यवहार में होने वाला वांछित, अपेक्षित, स्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण अनुभव से होता है। लेकिन जब मैं इसकी पूरी नेचर समझाऊंगा कि यहां से ऐसे प्रश्न आता है, अधिगम के अर्थ के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सी विशेषता नहीं है, उससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। आपको आप खुद अपने आप में फील करोगे कि यार अधिगम का मतलब ये होता है सर,
अधिगम जहां आएगा मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो पूरी चीजें जब क्लियर होंगी, जब पूरा टॉपिक आप कंप्लीटली पढ़ लोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा कि अधिगम की मुझे ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आई है। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। यदि अभी नहीं भी आ रही हैं तो पेशेंस रखिएगा, हर चीज समझ में आएगी। उसके बाद मैंने अधिगम के दृष्टिकोण बताया आपको। दृष्टिकोण का मतलब होता है अलग अलग विचारधाराएं हैं। उन्होंने अधिगम के अर्थ को समझने के लिए कुछ अपने वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं। ये विचारधाराएं मैं आपको इस टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। और एक बेसिक टॉपिक आपका आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां क्या है। वो बहुत बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैंने शुरुआत में उससे नहीं करता हूं, क्योंकि वो आपको ऐसा लगेगा यार साइकोलॉजी ये थोड़ी है। ये टॉपिक समझने के बाद वो आपको टॉपिक बहुत आसान लगेगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी तो बहुत साधारण सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा मनोविज्ञान के प्रति, और जिसको कठिनाई है उससे आपको लगेगा यार ये टॉपिक समझ में आ सकता है तो बाकी भी समझ में आ सकते हैं। इसलिए मैं शुरुआत हमेशा इस टॉपिक लर्निंग से करता हूँ, ताकि एक समझ बेस बन जाए, भूमिका बन जाए। और ये मैं हमेशा आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप जब सब्जेक्ट भी पढ़ें तो आप शुरुआत जो है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से जरूर करें। वहां से जो विषय के प्रति आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, वो स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, सेकंड के टीचर बनना चाहते हैं, तो 9वीं 10वीं की आपकी जो किताब है वो जरूर देखें। क्योंकि चीजें जब जोड़ोगे ना कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आधार रूप में काम करता है, चीजों को रिलेवेंट करने से चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। वरना तो आपको हर चीज कठिन सी लगेगी यार ये चीज कैसे, ये चीज कैसे है। तो दृष्टिकोण में मैंने आपको लगभग 5 दृष्टिकोण पढ़ा दिए होंगे। पढ़ाए थे 5 दृष्टिकोण, 4 पढ़ाए। पहला मैंने आपको बताया था व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अभी एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो छोड़िए, हर चीज एग्जाम में आने वाली है, क्या नहीं है मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि व्यवहारवाद में आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। व्यवहारवाद एक विचारधारा है जो वाटसन द्वारा दी गई, और व्यवहारवाद ये मानता है कि बाह्य वातावरण आपके जीवन को प्रभावित करता है, और ये बाह्य वातावरण में सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द को मानता है व्यवहारवाद। और वो किसको मानता है? वो मानता है अनुभव को। किसको मानता है? अनुभव। अनुभव से जो तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये कौन मानता है, कौन कहता है? व्यवहारवाद। यानी अनुभव शब्द जहां कहीं भी आएगा, दिमाग में आपको कंडीशनिंग, कुछ चीजों से कंडीशनिंग स्थापित करनी है। जब चीजें आपको लगेगी उलझ रही हैं, मुझे हर चीज याद नहीं हो सकती, तो कंडीशनिंग भी करो आप, सही रहता है वो याद करने के लिए। तो अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ये कौन कहता है? व्यवहारवाद। उसके बाद 2 नंबर पे मैंने एक चर्चा और की थी, यार ये क्या हिल रहा है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद क्या है? तो गेस्टाल्टवाद जो है वो एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का, जिसकी स्थापना 1913 में कोहलर, कॉफका और मैक्स वर्दीमर द्वारा की गई थी। और ये एक शब्द देता है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हैं इस सिद्धांत में, बट एक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है संपूर्णता, पूर्णाकार। ये कहता है कि हम कोई भी स्थिति के प्रति यदि संपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं तो वो अधिगम है। यानी जहां भी संपूर्णता वर्ड आ जाएगा वहां पे आपको क्या करके आना है? गेस्टाल्टवाद। तो इस विचारधारा में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया? संपूर्णता हो गया। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था हार्मिक दृष्टिकोण। कौन सा बताया था? हार्मिक। हार्मिक दृष्टिकोण ये कहता है अधिगम हमेशा मूल प्रवृत्ति की वजह से होता है। मतलब इसने एक वर्ड यूज किया है प्रेरकीय या लक्ष्य केंद्रित। बिना लक्ष्य के या बिना उद्देश्य के आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ भी चीजें नहीं करते हो। ये हार्मिक दृष्टिकोण था, ये दिया था मैकडूगल ने। अभी आपके लिए नई चीजें हो सकती हैं, सर हार्मिक दृष्टिकोण हमने कभी सुना ही नहीं। जब मैं संप्रदाय पढ़ाऊंगा तो पूरा हार्मिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे अपन, विलियम मैकडूगल को पूरा पढ़ेंगे। जब इसकी 14 मूल प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे तो आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा कि हार्मिक दृष्टिकोण मतलब विलियम मैकडूगल। अभी आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि सर हार्मिक मतलब मैकडूगल, हार्मिक इस बात, ये रटना मत आप तो सहज और सरल रूप से क्लास में बैठना आपको। फिर धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, टॉपिक्स होंगे, तो आपको खुद को लगने लग जाएगा ये सब चीजें आपकी अंगुलियों पे याद हैं। आपको बहुत आराम से एक चीज समझ में आ जाएगा। अभी कहीं भी रटने की कोशिश मत करना। हार्मिक के बाद मैंने संरचनावाद दृष्टिकोण पढ़ाया होगा, संरचनावादी पढ़ाया था ना। संरचनावाद एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है और आरपीसी के एग्जाम में फिक्स प्रश्न होता है कि संरचनावाद में प्रश्न जरूर आता है। वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, वान ग्लेशरफील्ड, ठीक है, ये जोसेफ नोवेक, ये बहुत सारे व्यक्ति हैं, रोजर बाइकी,
ये पूरा मैं पढ़ाऊंगा जब अधिगम के लास्ट में अपन चलेंगे संरचनावाद। यहां ये कहता है संरचनावाद की अधिगम क्या है, तो ये कहता है अधिगम ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। संरचना को मतलब है निर्माण करना, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये कहता है कि जब बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का निर्माण करता है तो वो अधिगम कहलाता है। ये कौन कहता है? संरचनावाद। कौन कहता है? संरचनावाद। पांचवा और अंतिम दृष्टिकोण है क्षेत्रीय दृष्टिकोण। क्षेत्रीय दृष्टिकोण, फील्ड व्यू, ये जो दिया था वो दिया था कुर्ट लेविन ने। किसने दिया था? कुर्ट लेविन। आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बट मैं इसका पूरा सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो आपको आनंद आ जाएगा इसके सिद्धांत में। बड़ा लाइफ लेसन वाला सिद्धांत है। पूरे अधिगम टॉपिक में मुझे लगता है 2 सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुत हर बच्चे को समझने चाहिए और पढ़ने चाहिए, क्योंकि जीवन बदल देने वाले सिद्धांत है वो। आप लाइफ के प्रति एक नया दृष्टिकोण लेके जाएंगे यदि ये दोनों सिद्धांत आपने पढ़े, कुर्ट लेविन और एडवर्ड टॉलमैन का साइन लर्निंग थ्योरी। मतलब रियल लाइफ को व्यवहारिक बनाने वाले सिद्धांत है। तो ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है एक छोटी सी लाइन में कि अधिगम परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन है। अब यहां मैं एक लाइन लिखा रहा हूं, बाकी इसको आप रटना मत। मैं जब इस सिद्धांत को पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कल की क्लास तक मैंने यहां तक पढ़ाया था आपको, यानी ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया। कल की क्लास में केवल एक चर्चा की थी हमने। आज की क्लास में आप इस दृष्टिकोण में एक दृष्टिकोण और ऐड कर लीजिएगा, क्षेत्रीय दृष्टिकोण। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। और उसमें एक लाइन लिख लेना क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आगे, अधिगम किसी परिस्थिति का, अधिगम किसी परिस्थिति का, अधिगम किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन है। किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन है। यार ये थोड़ा सा ढीला है, इसकी जगह थोड़ा सा टाइट वाला, जैसे देखिए नीचे आ रहा है बार बार, देखना यदि हो तो। अधिगम किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन है। लिख लिया? कोई डाउट है किसी को? यहां तक की क्लास मैंने कल की क्लास में ली, यानी कल कुछ नहीं पढ़ाया है। आपने मेरे दर्शन किए और मैंने आपके दर्शन किए, तो केवल दर्शन लाभ उद्देश्य था। कुछ बेसिक सी प्रैक्टिकल बातें थी। क्या सीखा आपने, क्या परिवर्तन किया आपने दैनिक दिनचर्या में, वो बातें सुनने के बाद, या जैसे गए थे वैसे मुंह उठा के आज आ गए, ये मैं नहीं जानता। जो भी किया, क्या नहीं किया, क्या नया एटीट्यूड बना, नहीं बना, जैसे थे वैसे ही आज हैं, वो तो आप जानो। आज की क्लास में यहां से स्टार्ट करता हूं। अधिगम की परिभाषा पढ़ा रहा हूं मैं आपको, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी में यदि कोई सबसे पेचीदा बात बच्चों को लगती है तो वो डेफिनेशन लगती है, और डेफिनेशन को लेकर उनके दिल दिमाग में सवाल होता है कि सर परिभाषा याद को नहीं हुए, कोई तरीको बताओ। इस धरती पर कोई ऐसा तरीका कौन जगह था सक्सेसफुल बना सके थारा अलावा? कोई कैप्सूल को नहीं, कोई दवाई को नहीं। समझ रहे हो आप? हो सकता है भविष्य में बन जाए, फिलहाल तो नहीं है। डेफिनेशन याद करने का कोई तरीका नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, एक सिंपल सा एक लॉजिक आप ही लगा सकते हो परिभाषाओं में। आरपीसी का एग्जाम पैटर्न यदि आपने किसने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की हो, मुझे लगता है कि आरपीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना ज्यादा आसान है बजाय कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन करना। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है कि कोई बच्चे के सामने 2 चॉइस हो कि वो यदि उसने पीजी कर रखी है और वो फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड में से चुने, तो मेरी बेबाक राय होगी कि उसको फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए। यदि वो सेकंड ग्रेड एलिजिबल है और थर्ड ग्रेड में एलिजिबल है तो उसको सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। उसके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको थर्ड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। ग्रेड थर्ड मैं डरा नहीं रहा, बट ग्रेड थर्ड एग्जाम ऐसी है, जितनी छोटी एग्जाम होगी उसकी जटिलता उतनी बड़ी होती है। जितनी बड़ी परीक्षा होती है उसमें सिलेक्शन उतना ही आसान होता है। ये मान के चलना है इस चीज को, क्योंकि वहां तक एटीट्यूड बदलने लग जाता है। आप लोगों के मामले देखो, ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आ गई 30,000, तो ये मान के चलना बहुसंख्यक जनता ग्रेड थर्ड की तैयारी करेगी। ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आई 4,4500, तो कंपटीशन 20% ही बचेगा।
हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, हम हमेशा संख्या से प्रभावित होने वाले लोग हैं, जबकि संख्या से कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका उसके प्रति ये होना चाहिए कि यार हाँ, मैं इसके लिए योग्य हूँ, मेरे अंदर से इंट्यूशन ये आ रहा है कि मैं बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकता हूँ, तो आपको उसकी करनी चाहिए। फिर ये कभी मत सोचा करो कि सर के मायने पोस्ट बहुत कम आ गई, मेरे विषय का मायने तो 50 ही पोस्ट आऊँ। फिजिक्स का मायने स्कूल व्याख्याता बनना सबसे आसान मानो मैं। अब तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, बाकी कुछ साल पहले की तो स्थितियाँ ये थी कि अब मेरे बैच, पर्सनल बैच में मान लो 30 बच्चियाँ फिजिक्स की आई, तो एक भी बच्ची को को नहीं फीडबैक आता कि सर मेरा सिलेक्शन को नहीं हुआ, जो कि पोस्टें सबसे कम है। ठीक है, विषय बहुत हार्ड है, लेकिन विषय जितना हार्ड होगा सिलेक्शन उतना ही क्या होता है, आसान होता है। इतिहास विषय में लड़कियों का स्कूल व्याख्याता बनना ज़्यादा आसान है, पॉलिटी में उतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतिहास लड़कियां लेती नहीं है, उनका नजरिया होता है इतिहास रटना सब्जेक्ट हो रो बारो बड़ो बड़ो सब्जेक्ट हो, मारो कौन पढ़ो जा, समझ रहे हो? इसलिए लड़कियों की संख्या हमेशा किस विषय में ज़्यादा मिलेगी, पॉलिटी में मिलेगी। आर्ट्स के विषय में देख लेना उठा के आप, तो कुछ भी मत आओ भाई पॉलिटी में कर रही है, लेकिन ज़्यादा आ रही है भाई पॉलिटी से पढ़ रही है। इतिहास कौन ले हमें? इतिहास आसान है स्कूल व्याख्याता बनने के लिए। लड़कियों के नज़रिए से बात बोली मैंने, मतलब हमने एक धारणाएं बना रखी हैं चीज़ों को लेकर। ये तो मैं मेरा निष्कर्ष दे रहा हूँ कि मैंने जो फील किया, महसूस किया है कि इस विषय में ये चीज़ें हैं। तो जो जितनी बड़ी एग्जाम है सिलेक्शन उतना आसान है। कभी इस चीज़ के आधार पे कि ग्रेड फर्स्ट बनना सबसे मुश्किल है, ग्रेड फर्स्ट बनना सबसे आसान है, ग्रेड थर्ड बनना सबसे मुश्किल है। अब ये तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग चुनिए कि मुझे, मेरे पास तो ऑप्शन है ग्रेड थर्ड है, तो मुझे इसको बनाना है, बस सीधी सी बात है। फिर आपको सोचना ही नहीं है, फिर मन में ये हिंता नहीं आनी चाहिए कि काश मैं एमए कर लेता, काश मेरी बीएड होती, फिर नहीं सोचना। फिर आपको ग्रेड थर्ड पे सोचना, बाकी दिमाग ही नहीं लाना। परिभाषा में सिंपल सा रूल है, जो ओल्ड एग्जाम में आ गई वो आपको जरूर पढ़ के जानी है, बाकी चेन नई मत पढ़ना। या मान लो जो परिभाषा मैं क्लास में आपको बताऊं कि ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये आ जानी चाहिए, तो वो परिभाषा आप देख सकते हो, समझ रहे हो, बाकी नहीं देखनी आपको। तो परिभाषा का 1 या 2 प्रश्न आता है पूरे पेपर में, इसमें भी लगभग 99% चांस है कि आई हुई ही डेफिनेशन रिपीट होती है, नई डेफिनेशन बहुत रेयर चांस में आती है। यद्यपि ग्रेड फर्स्ट में परिभाषाओं के प्रश्न ज़्यादा आते हैं बजाय कि दूसरे एग्जाम के। तो मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ आपको 6 या 7 परिभाषा, किताब में मैंने डाल रखी हैं 15 के आसपास परिभाषा। किताब इस उद्देश्य से लिखी जाती है कि उससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लासरूम में जो मैं करवाऊंगा वो बैलेंसिंग करवाऊंगा कि 1-2% कोई बाई चांस आउट हो जाए तो हो जाए, बाकी नोट से बाहर वैसे आता नहीं है। मतलब एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ मैं पढ़ाऊंगा कि इतना आप पढ़ लेते हैं तो इनफ है, ये चीज़ें काम की चीज़ें हैं, और उसमें भी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आप यहाँ इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो परिभाषा में आप पहली परिभाषा लिखो, वुडवर्थ की परिभाषा लिखना, वुडवर्थ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया कि एग्जाम में आई हुई है, कितनी बार आई हुई है, 4 बार, 4+ आई हुई है। तो इससे अनुमान लगा लो कि डेफिनेशन एक जो भी आ गई वो कई बार रिपीट होती है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा डेफिनेशन जो है वही लेता है जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वुडवर्थ की एक परिभाषा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये एज इट इज आएगा एग्जाम में जरूरी नहीं है, ये मनोविज्ञान की ताकत है। सीखना किसकी प्रक्रिया है? सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी याद नहीं करना, एक शब्द याद रखना है, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास। अब यदि एग्जामिनर थोड़ी सी इंटेलिजेंसी गेम खेला था, रसा गए, तो मैंने पेपर ज़्यादा मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, तो मेरे सामने चीज़ें आती हैं, ठीक है।
ठीक है। उसने क्या किया, एक लाइन बनाई, अधिगम व्यक्ति में नई विशेषताओं को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? नई विशेषताओं को। विकास का मतलब ही नई विशेषताएं हैं। विकास का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। तो विकास, इसने परिभाषा दी है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, और इस परिभाषा को अलग रूप से पूछ लिया, सीखना। अरे उरा, ये माइक लगाने के बाद आवाज गूंज रही है ना, देखना इसको, ये चेंज किया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे आवाज वापस आ रही हो मेरे पास। हेलो 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 हेलो, कौन सी लाइट? ये तो आएगी यार। अच्छा, इस पे दिख नहीं रहा है, ये रंग कलर चेंज कर दूंगा मैं इसके बाद। ये पेन सही नहीं था, अभी भी आवाज गूंज रही है यार। या तो फिर मैं वही माइक लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो हिल रहा था यहाँ से ना। हाँ, पहले वाला सही था इससे, तो बस मेरे को पकड़ना पड़ता है बस थोड़ा सा। एक तो मेरे हाथ काम गुन कर रहे हो, फिर माइक पकड़ना पड़ा है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया। इसको व्हाइट चेंज कर देता हूं, दिखेगा आपको। दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, दिखने लग जाएगा। लाइट का चक्कर ये हो रहा है, शायद ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना इस बैच को। पिछले बैच का रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप में से कई बच्चों ने कहा कि मैं बीच में सर आ नहीं पाया, तो अब मैं क्या करा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बैच को मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ, व्यवस्थित कर लूँ, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता व्यक्त करता है। तो वही चीज पर्सन, ऐसे नई चीज जब भी आप सीखते हो ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। तो कई बार एग्जामिनर चीजें रिलेवेंट, मैं बार बार बोलूंगा आपको। अधिगम समझ में आ गया, तो जब मैं विकास पढ़ाऊंगा तो आपको विकास ऐसा लगेगा यार थोड़ा सा पढ़ा हुआ है पहले का, क्योंकि अधिगम और विकास में इंटररिलेशनशिप है, परस्पर संबंधित है। तो चीजें जो अधिगम में पढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे? डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। तो अधिगम और विकास दोनों का ही शाब्दिक अर्थ परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। इसलिए इसने कहा कि सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास। विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जो भी नई चीजें आपके व्यवहार में आ रही हैं, इसका मतलब आप लर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप लर्न कर रहे हो। तो इसको लिख लिया, सीखना विकास की प्रक्रिया है। विकास का मतलब क्या है? परिवर्तन। साइड में लिख लिया करो, चाहे आपको ऐसा लगे ना, साथ साथ में चीजें मेंटेन कर लिया करो। विकास का मतलब परिवर्तन होता है, नई विशेषताएं सीखना होता है। विकास का मतलब नए परिवर्तन या नई विशेषताएं सीखना होता है। दो नंबर पे, गेट्स व अन्य। यदि पूरे मनोविज्ञान में आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी होती है, तो इस व्यक्ति की होती है। सबसे महत्वपूर्ण आदमी यही है परिभाषाओं में। अन्य को मतलब हुआ भी कैसा, कई आदमी हुए थान बन अन्य पर कौन जाननो, ठीक है। थान तो केवल यू शब्द याद रखना है, गेट से याद रखना है, बाकी ध्यान कौन देना था। तो इसने परिभाषा चाहे व्यक्तित्व में दी हो, चाहे विकास में दी हो, चाहे समायोजन में दी हो, चाहे मोटिवेशन में दी हो, जिस भी टॉपिक में इस व्यक्ति की परिभाषाएं हैं, मतलब वो सब परिभाषाएं आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि वो सब एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन इस व्यक्ति की आती हैं। तो लिख लो, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा। अब देखो पूरी परिभाषा से मत याद करना। अब जैसे इसने विकास बोल दिया, अधिगम क्या है? विकास है, ठीक है। अब इसने दो शब्द दे दिए, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम। किसने कहा है? गेट्सवन। दो वर्ड याद रखने। प्रशिक्षण जानते हैं ना आप, ट्रेनिंग। आप लोगों ने सबने बीएड, एक ट्रेनिंग थी आपकी, यद्यपि आपने ट्रेनिंग की नहीं है, फर्जीवाड़े में की आपने सबने बीएड। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एकदम सही कह रहा हूं, वेरी गुड। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है वहां बहुत गजब का डिसिप्लिन होता है, आपको उस डिसिप्लिन को जीना पड़ता है। जैसे मेरी बीएड थी, वो डिसिप्लिन वाली बीएड थी। हमारी सुबह 10 से 4 वाली बीएड थी, जहां हमने हर चीज किया, हर स्किल को सीखा है।
पूरे सिलेबस को हमने क्लासरूम में पढ़ा है, फिर उसको अप्लाई किया है, तो टीचिंग मेथड वगैरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे आपकी बजाय। तो मैंने जब बीएड कॉलेज में पढ़ाया 2 साल प्राइवेट, जब स्ट्रगल टाइम था, तो मुझे कभी जोर नहीं आया पढ़ाने में साइकोलॉजी को, इन सब को, क्योंकि वो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी और बहुत अच्छे लोगों से पढ़ी हुई थी। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है जहां आपको एक डिसिप्लिन में जीवन जीना से पड़ता है और वहां उन चीज़ों को आपको रियल में आपको स्किल्ड बनना पड़ता है, कौशल आपको वहां अर्जित करना होता है। तो प्रशिक्षण शब्द किसी की परिभाषा में नहीं आएगा, आपको किस दिमाग में रखना गेट्स, तो ये इससे कंडीशनिंग कर लेना कि ये जहां कहीं भी आएगा वहां क्या करना है आपको। तीसरी परिभाषा स्किनर, ये सब आई हुई लिखा रहा हूं, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 15 बार आ गई, 15 प्लस आई हुई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। स्किनर क्या कहता है? स्किनर ने क्या कहा है बताओ, क्या कहा? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। अब देखो पूरे भाषा में मत जाना आप, सामंजस्य को मतलब एडजस्टमेंट, समायोजन। समायोजन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं एक परिभाषा लिखाऊंगा, समायोजन ही अधिगम है, ठीक है, अधिगम ही समायोजन है। तो वही चीज वही कह रहा है, ये आदमी घुमा रहा है बस, ठीक है। तो ये कह रहा है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर समझ रहे हो, धीरे धीरे। आप मान लो पहली बार क्लास में आए और पहली बार आप मेरे से मिले, तो आपको पता नहीं था, किसी ने कहा कि यार सर ने बैच स्टार्ट किया है, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी साथ साथ में हो जाए, कम से कम एक टेंशन तो दूर करें, जयपुर में आए हैं तो फर्स्ट दिन आपको हो सकता है इतना अच्छा नहीं लगा हो, आप सेकंड डे आए तो आपको और अच्छा लगे, ठीक है, थर्ड डे और अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा गूंज रहा है, पहले ये लगाया था मैंने, ये इसकी एक प्रॉब्लम थी, हिल रहा है थोड़ा सा, यहाँ से निकल रहा है, बाकी आवाज़ इसकी अच्छी आ रही थी। ये लगा दे, नहीं तो फिर हाँ, एक दो ये नए मंगा लो ना, ये सिर्फ आए नहीं रहे अभी मार्केट में वाले थे। अच्छा, ये वाले अब मेरे क्या पहले बाल थे खूब सारे यहाँ पे, अब 2-3 दिन पहले मैंने बाल करवा लिए। इसको पीछे डाल देना। ठीक, अब देखना एक बार। हेलो हेलो, सही आ रही है आवाज़? बहुत फर्क आ रहा है ना, उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई। तो स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है। उत्तरोत्तर सामंजस्य मतलब प्रतिदिन जो आप बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे कि यार मुझे अच्छा लग रहा है। पहले दिन आपका कोई नए रूम लिया जयपुर में आवा तो असहजता फील हो आप कि यार कहाँ आ गए इतने सारे बच्चे, और कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ले तो बहन दिमाग खराब हो जाए, जनता बड़े भरी पड़ी रहे, ठीक है, ठीक है। और उनमें से कोई बच्चों है कदे कि मैं तो दूसरी बार रिवीजन कर रहा हूँ, जना तो जमा ही दिमाग खराब हो जाए। अरे एक जनों कदे कि पिछली बार मैं तो 1 नंबर हो रेडी हूँ, बस यहाँ अटकेडी हूँ, जना और दिमाग खराब हो जाए, तो अटकेडी बच रही है बस, आपा तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे आदमी को पता चलता है कि यार टेस्ट हुआ, उसमें मेरी रैंक अच्छी आ रही है, जो अटके हुए हैं उनसे भी ठीक आ रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसको अच्छा फील आने लग जाता है। तो गेम सच में सामंजस्य की बहुत बड़ा योगदान है। सामंजस्य नहीं होता है तो आप कितने इंटेलिजेंट हो सब कुछ खो दोगे, और एडजस्टमेंट आपका अच्छा होने लग जाता है तो फिर आप हर चीज़ें गेन कर जाओगे। तो लिख लो, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। बस एक वर्ड याद रखना था, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है? अधिगम। किसने कहा है? स्किनर। अब देखो परिभाषाएं एक अलग चीज है, गेम मतलब बहुत बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इस परिभाषा को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। अब
आप जब साइकोलॉजी के टर्म्स पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा समायोजन का मतलब एक प्रकार से प्रोग्रेस है। जब मैं एडजस्टमेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, मैंने कहा कोरिलेशन है पूरा मनोविज्ञान। आपने एक टॉपिक ढंग से समझ लिया तो आप याद रखना दूसरे टॉपिक आपके बहुत आसान हो जाएंगे। समायोजन की नेचर पढ़ाऊंगा तो मैं समायोजन में दिखाऊंगा समायोजन एक उपलब्धि है, समायोजन एक उन्नति है। अब उसी से रिलेवेंट करके इसने परिभाषा को चेंज कर लिया। दोनों परिभाषा एग्जाम में आई हुई हैं, एक ही आदमी की, बस इसी को चेंज किया है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया, आप व्यवहार को सीख रहे हो और वहां प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो वो क्या है? अधिगम है। किसने कहा है? बस इसी परिभाषा को इसने क्या कर दिया? चेंज। तो अथवा लगा के लिख लेना साथ में ताकि दिक्कत नहीं आए। व्यवहार के अर्जन में, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? स्किनर। हर आदमी हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो। एक चीज और याद रखियो, अब यहां मैं परिभाषा लिखा रहा हूं तो ये अधिगम टॉपिक बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको 6 परिभाषाएं 7 परिभाषाएं लिखा रहा हूं। समायोजन में एक आदमी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गेट्स वन ने। शिक्षा मनोविज्ञान वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये स्किनर है। मतलब ये चीजें कंडीशनिंग हो जाती हैं, एग्जामिनर की भी, पेपर सेटर की भी कंडीशनिंग होती है। किस टॉपिक में किसकी परिभाषा सबसे ज्यादा आती है? ठीक है, विकास टॉपिक में एक महिला बाल मनोवैज्ञानिक है एलिजाबेथ हर्लोक, उसकी परिभाषाएं सबसे ज्यादा आती हैं। हर टॉपिक का अपना एक पैटर्न होता है, बस समझना पड़ता है। वरना आप ये सोच के देखो कि मेरे जैसा कमजोर आईक्यू वाला आदमी स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता और ये सब कैसे बन गया और रैंक के साथ बन गया? आपको इसे आश्चर्य नहीं होता, सरप्राइज नहीं होता? क्या रे कमजोर आईक्यू वाला आदमी कैसे बना? पैटर्न समझो हमेशा। इंटेलिजेंस यही है। मूर्खों की तरह पढ़ना बंद कर दो आप चीजों को। चीजें बहुत आसान है और गवर्नमेंट जॉब लगना सबसे आसान मानता हूं। सबसे मुश्किल है प्राइवेट जॉब लगना, क्योंकि वहां आपको बेस्ट क्वालिटी देनी है। आपको 8 घंटे काम करना है, मतलब 8 घंटे पूरा डेडिकेशन चाहिए। आपकी आंख यूं नहीं हो सकती ऐसे, ठीक है? आपकी छोटी सी गलती पे आपको डायरेक्ट ये लेटर दिया जाएगा कि आप कल कहीं दूसरा काम ढूंढ लीजिएगा। आपका 5 मिनट सोने का मन कर रहा है, नहीं है साहब छूट 5 मिनट सोने की। आपके घर में बहुत अर्जेंट वर्क है तो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सबसे मुश्किल इस धरती पे कोई काम है तो मैं तो मानता हूं गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। सबसे आसान है प्राइवेट जॉब, ये आपका गवर्नमेंट जॉब बहुत आसान है। अब आपको ही लगता है कि सबसे मुश्किल गवर्नमेंट जॉब है सर। आप एक कंपेयर करना, एक टेस्ट लेना, आज जयपुर में आपके अगल बगल के साथी जो कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं उनसे पूछना पढ़ने के तरीके क्या हैं तुम्हारे। उनसे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैं उनसे एडवांस कैसे हो सकता हूं। मैंने कल टेस्ट का आपको बताया, देखना आपको कोई बच्चा फॉलो नहीं करेगा। आपको ये सोच लेना कि लगभग जनता फिर वही है, लगभग जनता वही है जो जैसा वो पढ़ा रहा है वैसे पढ़ रहे हैं। खुद का आपका इनोवेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ये मत मानना कि इतने फॉर्म भरे जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ा है। मैं फिर कह रहा हूं सबसे आसान है गवर्नमेंट जॉब लगना। सबसे कमजोर जगह बच्चा थारा आसपास के समाज में जठे भी वैसे गवर्नमेंट जॉब लगे, ये मान के चलना आप। सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो इससे इसलिए धारणा मजबूत बना लेना कि मैं यदि कमजोर हूं तो मेरा गवर्नमेंट में लगने का चांस कहीं ज्यादा बढ़िया है। बस थोड़ा सा पैटर्न समझना है, क्लिक करना है जिन चीजों को, बस बाकी अनावश्यक चीजों से बचना है। 4 नंबर पे लिखो आप गिलफोर्ड। ये सब एक बार ही आई है इकोनॉमिक्स ग्रेड फेस्ट में, सिर्फ एक बार। कोई बच्चा है जो इकोनॉमिक्स ग्रेड फेस्ट से प्रिपरेशन कर रहा है? कोई बच्चा? एक बच्ची है, बहुत बढ़िया। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड ने एक डेफिनेशन दी है बहुत इजी सी, मतलब फील किया करो, इमेजिनेशन कर लिया करो, परिभाषा याद हो जाएगी। फील कर लिया करो, इमेज बना लिया करो साथ साथ में। इसने एक लाइन बोली है, व्यवहार के कारण, किसके कारण? व्यवहार के कारण किस में परिवर्तन? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन।
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? मतलब व्यवहार व्यवहार को बदलता है, बहुत सिंपल सी चीज। कौन बदलता है? व्यवहार व्यवहार को बदल देगा। इसलिए मैंने कल भी एक बात बोली थी, आप और कुछ मत चुनना। जयपुर में आए हो तो पहली चीज आप अपने एक अच्छे साथी को चुनना। किसको चुनना? अच्छे साथी को, रूममेट को, जिसके साथ आप सबसे अधिक टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि उसका व्यवहार आपके व्यवहार को बदल देगा। यदि वो चिड़चिड़ा है, वो फ्रस्ट्रेशन युक्त है, तो तुम भी वैसा बनना धीरे धीरे क्या हो जाओगे? स्वाभाविक है। आप देखना, कभी आप किसी आदमी को नमस्कार करते हो तो उसके चेहरे पे आता है हाँ नमस्ते। उसने मुस्कुराहट के साथ आपके नमस्कार का जवाब दिया, आप में कितनी पॉजिटिविटी आती है, तुम फील करके देख लो। तुमने किसी को नमस्कार किया, उसने हाँ ठीक है, तो आपको लगे, आपको उससे रिग्रेट फील होगा, यार मैंने किया ही क्यों, यार मैंने किया ही क्यों। आपकी रूममेट की तबीयत खराब थी और आपने कहा कि मैं तुम्हें चाय बना ला दूं, और तुमने चाय बनाई बढ़िया सी, और वो इतने खुश होके कहा यार थैंक यू यार, मुझे मतलब तुमने परिवार वाला एहसास दिया है। उसने इतनी पॉजिटिविटी से तुम्हारे साथ 1 मिनट बात की, तुम इतना अच्छा फील करोगे। तुम्हारा 5 मिनट लगे ना, अरे 10 मिनट लगे ना, वो तुम्हें पूरे दिन के लिए एनर्जीवेटिव बना दी। कभी मत सोचा करो कि मैंने 10 मिनट चाय बनाई, मैं टाइम क्यों खराब करूं। छोटी छोटी चीजें जिंदगी को बहुत बड़ा बना देती हैं। एक आपकी रूममेट जिसने छोटी सी गंदी सी बात तुम्हें बोल दी कि तू तो है ही है की, आले मैं लिख के दूं थे, मेरी क्लास लेके गया जो थारा 2 दिन तक थारा दिमाग में बात गूंज, मैं तो एक ही उम्र बहुत दिमाग खराब हो रहा है, किताब पढ़ावा रोजुमे को चरो दिमाग में, और मन तो करे भी उठा के 2-3 पटक दे रहे, कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात ने तुम्हारे व्यवहार को, मतलब हम अपने आप से संचालित है ही नहीं, आप मान के चलो हम अपने आप से कंट्रोल्ड नहीं है। आप अपने आप से कंट्रोल्ड होते हो 50 वर्ष के बाद, जब आपको दूसरों की बातें बहुत कम प्रभावित करेंगी। लेकिन इस समय आपको किसी की मुस्कान भी आपके व्यवहार को बदलती है, उसका छोटा सा एक शब्द आपके व्यवहार को बदल देता है। और यही लर्निंग है सच में। गिलफोर्ड एकदम सही कह रहा है। इसलिए मैंने आपको एक बात बोली थी, जिसको चुनो, जिसके साथ रहो, वो सच में बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। उससे जो तुम्हारे चेहरे पे थकान है, नेगेटिविटी, वो खत्म हो जाएगी, और तुम्हारी पढ़ाई ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और तुम नकारात्मकता के साथ नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते। एक नेगेटिव विचार दिमाग में आ गया और थिंकिंग को जन्म दे देगा, 4 दिन 10 दिन तक तुम्हारी पढ़ाई बाधित हो सकती है। तो व्यवहार किसको बदलता है? व्यवहार को बदलता है, किसने कहा है? अब कभी नहीं भूलोगे आप, इतना इमेजिनेशन कर लोगे ना इस परिभाषा के साथ, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा गिलफोर्ड का डेफिनेशन है ये। 5 कितनी परिभाषा होगी? 4, 5 पे करो एंड करो के अनुसार। ये भी परिभाषाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषाओं में करो एंड करो की परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण आती है। ये भी 3-4 बार 3-4 का ज्यादा रिपीट होगा। इसने 3 वर्ड दिए हैं, 3 शब्द दिए हैं इसने, आदत, हैबिट, ज्ञान और अभिवर्ती। आप जब कोई आदत सीखते हो, जब आप ज्ञान अर्जित एक्वायर्ड करते हो, और जब आप कोई एटीट्यूड बनाते हो, नजरिया जब डेवलप करते हो, ये तीनों किसका पार्ट है? लर्निंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? समझ में आ रही बात? आदत जब भी बनेगी, मान लीजिए मैंने आपको कल एक बात बोली कि आप टेस्ट पेपर का मूल्यांकन करोगे। आप जब भी अपनी किताब उठाओगे सब्जेक्ट जीके की, उस टॉपिक के ऊपर आप एक टेबल बनाओगे। ये आदत आपने बना ली। 2 दिन 3 दिन कर लो आप, बस 3 दिन 10 दिन कर लो आप, फिर तुम्हारी वो आदत बन जाएगी। तुम्हारा पढ़ने का स्वरूप बदल जाएगा। और ये जरूर थोड़ी तुम सबको बताओ, मत बताओ किसी को, तुम अपने अंदर डेवलप करो। तुम्हें किसी को क्यों बताना है? बाहर में जाए कोई करे तो करे, ठीक है, मैं अपनी आदत बना रहा हूं सर, मैं आपसे ये चीज लेके जा रहा हूं, और ये नई आदत मेरे व्यवहार का हिस्सा बन जाएगी। तो वो जो आदत बनी, तुमने वो नई चीज सीखी है, ठीक है। और आदत का मतलब क्या? जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। मतलब क्या हो गया वो?
वो स्थायी हो गया। क्या हो गया? सिखाई। तो ये कहता है आदत, ज्ञान का मतलब जानते हैं, सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कोई भी संज्ञानात्मक जो भी क्रिया आप कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज को आप याद कर रहे हो, सब ज्ञान का हिस्सा है। अभिवर्ती क्या है आपका? नजरिया है। क्या है? नजरिया। नजरिया का मतलब समझ रहे हो भाई? आप अपने प्रति क्या सोचते हो, क्लास में आने से पहले क्या सोचते हो, क्लास के बाद क्या सोचते हो, अलग चीज है। अपने प्रति हमेशा आदमी की मनोवृत्ति विकसित होनी चाहिए। हीन मनोग्रंथि कभी नहीं बनानी आपका चाहे बैकग्राउंड कितना ही खराब रहा हो, आपको चाहे अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपके सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं फर्स्ट पेपर में कैसे मैनेज करूं, सेकंड में कैसे करूं, इन सब चीजों से हटके आप एक एटीट्यूड डेवलप करो। जैसी भी है अभी चाहे मैं जीरो हूं, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करूंगी बहुत अच्छे से, और धीरे धीरे महीने 2-3 महीने में मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होने लग जाएगी। और वर्ष 2025 में मैं जो भी एग्जाम देने जा रहा हूं या जिस कंपटीशन को दूंगा, ये निश्चित है कि सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे रैंक ऊपर नीचे आ जाए। ये तुम्हारा एटीट्यूड होगा सब। अपने प्रति स्वस्थ मनोवृत्ति जरूर बनाएं, याद रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर बनाएं। तो ये तीनों वर्ड जो यूज किए हैं वो किसने किए हैं? अब सेकंड ग्रेड आरपीसी का पेपर देखना पीछे वाला, उसमें एग्जामिनर ने क्या किया, आदत शब्द को हटा दिया कंफ्यूज करने के लिए। उसने कहा ज्ञान और अभिवर्ती का अर्जन करना ही अधिगम है। ज्ञान और अभिवर्ती का क्या करना? अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? करण। तो लिख लो, आदत, ज्ञान और अभिवर्ती का अर्जन करना ही अधिगम। आदत, ज्ञान और अभिवर्ती का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम। किसने कहा है? करो ना। कितनी परिभाषा हो गई? 5। ये पांचों तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको सभी बच्चों को याद करनी है ना। 6 और 7 नंबर पे लिखा रहा हूं। 6 नंबर वाली एक बार आई हुई है तो आप इसको देख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, पिल के अनुसार। तो ये आप देख लेना, एक बार ही आई है सिर्फ 1 बार, तो आपकी मर्जी है, देखो तो देख लेना, छोड़ो तो छोड़ देना। व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है। किसमें परिवर्तन? व्यक्ति में परिवर्तन। व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है। जो वातावरण के अनुसरण में होता है, व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है। जो किसके अनुसरण में होता है? वातावरण के अनुसरण में। कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज जो आप में हो रहा है और किसके संदर्भ में हो रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, उसको इसने क्या कहा है? अधिगम। तो ये 6 तो आई हुई हैं। 7 भी मैं मेरे अकॉर्डिंग लिखा रहा हूं, मुझे लगता है कि पढ़ लेना है मॉर्गन वर्किंग के अनुसार। मॉर्गन वर्किंग के अनुसार व्यवहार में अभ्यास तथा अनुभूति के परिणाम स्वरूप होने वाले, व्यवहार में अभ्यास तथा अनुभूति के परिणाम स्वरूप होने वाले स्थायी परिवर्तन, होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम।